एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो हम हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे और इन प्रिंसिपल्स को मैं आपको समझाऊंगी एक स्टोरी के थ्रू। और ये स्टोरी आई एम श्योर जब तक ये स्टोरी ख़त्म होगी आपको इन सारे प्रिंसिपल्स की मीनिंग समझ में आ चुकी होगी कि कैसे ये प्रिंसिपल्स काम करते हैं या क्या इनका मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ आपके पापा का बर्थडे है, आपको अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, राइट। अब पापा के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपको केक की ज़रूरत होगी, डेकोरेट आपको करना है घर को, डिनर आपको अरेंज करना है गेस्ट के लिए और पापा के लिए गिफ्ट लेना है। अब ये टास्क थे जो आपको कंप्लीट करने हैं बर्थडे तक। पापा को कुछ पता नहीं है, पापा को सरप्राइज़ देना है, राइट। तो आपने यहाँ पर अपने फ्रेंड बुलाए, अपने फ्रेंड को वर्क डिवाइड कर दिया। एक से बोला केक अरेंज करना है, दूसरे को डेकोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तीसरे को डिनर की और फोर्थ को गिफ्ट की, ठीक है। ये आपने क्या किया, वर्क को डिवाइड कर दिया कि इस तरीके से आपका काम होना है, राइट। देन अब ये केक की जिम्मेदारी देते टाइम आपने उससे बोला कि भाई जब केक आप लेने जाएंगे तो अगर मार्केट में कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, केक का कोई अच्छा फ्लेवर है जो पापा के हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और उन्हें टेस्ट भी अच्छा लगेगा, तो आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप वो केक ला सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो केक बताया है हमने वो केक लेना है, बट अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो आप उससे अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। आपने सभी को काम पर बुलाया कि शाम को बर्थडे है तो सुबह मॉर्निंग में 10 बजे सारे मिलते हैं और सभी लोग 10 बजे आ गए। मतलब आपने रूल बना दिया, एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि 10 बजे सभी को आना है तो आना है, 10 बजे सभी आपके दोस्त आपसे मिले और सबको आपने बता दिया, ठीक है। देन आपने कमांड दे दी, सबको ये बता दिया कि काम किस तरीके से करना है, कब तक काम करना है और कौन किस काम को करेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने डायरेक्शन दे दिया कि केक अरेंज करना है तो कहाँ से आप केक लेके आएंगे, डेकोरेशन में किस आइटम से आप डेकोरेट करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको डेकोरेशन करने के लिए, डिनर में क्या क्या होगा, देन गिफ्ट में आप क्या लेकर आएंगे, उसके लिए आपने अपने फ्रेंड्स को डायरेक्ट कर दिया, राइट। अब सारे फ्रेंड अपना अपना काम छोड़कर आपके बर्थडे सेलिब्रेशन में लग गए। आपके पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को उन्होंने साइड पे रखा, उनका जो अपना पर्सनल काम था उसको साइड पर रखा और बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए, राइट। तो मतलब आपके टास्क के लिए उन्होंने अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अवॉइड किया। तो यहाँ से उन्होंने आई को हटाकर वी को रिप्लेस कर दिया, आई की जगह वी को रिप्लेस किया। तो उन्होंने अपना पर्सनल काम न देकर हम जो बर्थडे सेलिब्रेट काम कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करना है उसके ऊपर फोकस किया। देन आपने बोला ठीक है यार, अगर बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे ना तो ऐसा करते हैं हम लोग फिर अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करेंगे और वहाँ मैं सबको आपको आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी दिया करूँगा और ये हम एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करेंगे या पार्टनरशिप रखेंगे, ठीक है। देन आपने क्या किया, आपने कुछ पावर्स तो अपने पास रखी, कुछ पावर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दी। मतलब बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट होना है, वेन्यू आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर पर या बाहर। बाकी कुछ पावर्स आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की, मतलब केक आप मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग या पापा के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ला सकते हैं, डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डिनर में क्या क्या मेन्यू रखेंगे वो फ्रेंड्स अपनी मर्जी से, और कुछ हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें रख सकते हैं। और गिफ्ट में आपने अपना सेंट्रलाइज रखा कि गिफ्ट आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या था, कुछ पावर्स आपने अपने पास रखी, कुछ पावर्स आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ली। देन डिसाइड किया गया कि यहाँ पर जो कमांड केवल एक आप ही बंदे थे, एक ही पर्सन था यहाँ पर जो कमांड दे रहा था, ठीक है। अब इसके 4 दोस्त हैं यहाँ पर, तो ए बी हम इनका नाम रख लेते हैं, सी और डी। आपको अगर ए से कोई कुछ बात पूछनी होगी या कुछ इंस्ट्रक्शन देने होंगे तो आप ए को देंगे, और अगर उसे सी तक पहुंचाना है तो ये काम करेगा ए, ना कि आप ए तक आपने ए को बताया, ए ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। सेम ऐसे ही अगर डी तक इंस्ट्रक्शन देने थे तो आपने बी को बता दिया, अब ये बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डी तक शेयर करेगा। बट अगर कोई इमरजेंसी केस था, अगर कोई भी इमरजेंसी केस आता है तो आपने उन्हें रिलायबिलिटी दे दी कि ए डायरेक्ट बी से बात कर सकता है आपके पास ना आकर। सेम ऐसे ही सी डायरेक्ट डी से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो जब हम इस चेन को फॉलो कर रहे थे दैन इट इज़ कॉल्ड स्केलर चेन। बट अगर इस चेन को ब्रेक किया जाता है
तो इसे क्या बोलते हैं फिर? तब इसे बोलते हैं हम गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक, ठीक है, तभी बोला जाता है गैंग प्लैंक, राइट। तो यहाँ पर डिस्कस हो गया कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी, अगर सी आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहता है तो पहले ए को बताएगा, फिर ए से वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। सेम डी अगर आपको कुछ बताना चाहता है तो पहले उसे बी को बताना होगा, बी आपके पास बताएगा। बट अगर कोई इमरजेंसी केस है तो ए सीधे बी से बात कर सकता है, सी सीधे डी से बात कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आपने सारी चीज़ों का एक सीक्वेंस में रख दिया, एक ऑर्डर में रख दिया सारी चीज़ों को। केक डेकोरेशन हो चुकी है, केक आ चुका है, देन डिनर का जो भी आपका मेनू डिसाइड हुआ था वो आप कर चुके हैं, गिफ्ट को आपने रख दिया है। तो एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में रख दिया है। ऐसा नहीं है कि पहले गिफ्ट है, गिफ्ट के ऊपर ही आपने केक रख दिया और केक के साइड में ही आपने बैलून लगा दिए ना, तो वो क्या होगा, मैस हो जाएगा। तो आपने प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीज़ें कर दी हैं, रेडी कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गिफ्ट के लिए आपने मम्मा की भी थोड़ी सी हेल्प ली थी कि शायद मम्मा कुछ बेटर ऑप्शन आपको दे दे। तो इक्विटी मतलब सभी को इक्वल ट्रीट करना। ऐसा नहीं था आपने सोचा अरे मम्मा तो आउटडेटेड है, मम्मा की पसंद पता नहीं पापा को पसंद आएगी या नहीं आएगी। लेकिन आपने क्या किया, मम्मा क्योंकि मम्मा पापा को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती है, इसलिए आपने मम्मा की हेल्प ली और गिफ्ट चूज़ करने में उनकी हेल्प ली, उनका पूरा सपोर्ट लिया। तो यहाँ क्या है, इक्विटी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पर। आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। अब स्टेबिलिटी, आपने डिसाइड किया था कि स्टार्टअप शुरू किया जाएगा, फ्रेंड्स के साथ आपने स्टार्टअप शुरू किया और वहाँ पर अपने जितने भी आप वर्कर्स रखेंगे उन्हें स्टेबल रखेंगे, कोशिश करेंगे कि वो आपकी फॉर्म में ही रहें, आपकी फॉर्म को छोड़कर ना जाएं, ठीक है। देन इनिशिएटिव, आपने अपने फ्रेंड से बोला कि अगर आपके पास भी कोई बेटर ऑप्शन है तो आप दे सकते हैं। तो उन पर हम कोशिश करेंगे कि उन पर एक्शन लिया जाए, उनको एक्शन में लिया जाए, ठीक है। तो वहाँ आपने अपने फ्रेंड्स को बोला कि वो इनिशिएटिव आपको दे सकते हैं, अगर उनके पास कोई बेटर सजेशन है तो आप उनके बारे में सोचेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई, सभी ने टीम वर्क में काम किया, एस्प्रिट कॉर्प्स मतलब टीम वर्क, सभी ने टीम वर्क में काम किया, सारी चीज़ें अच्छे से सिस्टमेटिक वे में हुई और बर्थडे सेलिब्रेशन किया और पापा बड़े खुश। अब पापा ने आपसे बोला बोल बेटा क्या चाहिए, ठीक है, तो आप भी बड़े खुश, अरे आज तो पापा ने तो गजब ढा दिया ना। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसमें हमारे सारे प्रिंसिपल्स आ गए हैं। मैं इसी स्टोरी को आपके प्रिंसिपल से रिलेट करूँगी। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब होता है वर्क को डिवाइड करना, एज पर द स्किल्स, एज पर द नेचर ऑफ वर्क को डिवाइड करेंगे। अगर हम किसी भी फॉर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक ही बंदे पर सारा काम देंगे तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा। तो उसमें क्या किया जाता है, वर्क को डिवाइड किया जाता है। जैसे आपने बैंक में देखा होगा, बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग केबिन बने होते हैं, डिपोजिशन के लिए, विड्रॉवल के लिए, या फिर चेक डिपॉजिट करने के लिए, या फिर इंक्वायरी के लिए, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक ही काम को जो काम हो, जितने भी फंक्शंस हैं उनको डिवाइड किया जाता है ताकि स्मूथली रनिंग हो, है ना। किसी भी फंक्शन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम हो, स्मूथली काम हो। देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ हमने बात की थी कि आपने अपने फ्रेंड को ये अथॉरिटी दी है कि अगर मार्केट में कोई बेटर ऑप्शन या बेटर फ्लेवर मिलता है केक का तो आप ला सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उससे रिलेटेड उसे अथॉरिटी भी दी जाए, जैसा काम होगा उससे रिलेटेड उसे पावर भी दी जाए। ऐसा ना हो केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी ना दी, या फिर केवल अथॉरिटी दे दी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो उसके पास कुछ भी ना। तो जो भी काम दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल अब एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं कि सामने आपके एक दूसरी कंपनी का कॉम्पिटिटर आया है आपके साथ डील करने के लिए, बट आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि उसकी डील को आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम वेट करेगा आपके डिसीजन का, और जब आप डिसीजन दे ही नहीं पा रहे हैं, ले ही नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपकी फर्म से चला जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजमेंट जो भी काम देता है एम्प्लॉयज़ को, उसके साथ साथ उसे अथॉरिटी दी जाए ताकि वो डिसीजन ले पाए, टाइम पर डिसीजन ले पाएगा तो फिर तभी आपकी फर्म आगे ग्रो कर पाएगी, या वो फाइनली कोई आपकी कंपनी के लिए कोई बेनिफिट वाली डील कर पाएगा, या फिर कोई आपका काम कर पाएगा आगे ना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी नहीं दी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी काम बिना अथॉरिटी के नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर या केवल अथॉरिटी दे दी, काम नहीं दिया कुछ भी, तो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा। तो जैसा काम होगा उसके रिलेटेड उससे रिलेटेड पावर्स उसे देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हर
ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, या जिनको फॉलो ना करने पर पेनल्टी लगती हो, उसे बोलते हैं हम डिसिप्लिन। वो रूल्स हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लो। आप स्कूल स्टूडेंट है, स्कूल का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो सारे बच्चे, अगर स्कूल का कोई टाइम ही नहीं होगा तो अपनी मर्जी से स्कूल आएंगे, है ना। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो डिस्पर्सल से 5 मिनट पहले या डिस्पर्सल के टाइम पर ही एंट्री करेंगे ना, अजीब व शाह शहनशाह। तो वो तभी एंट्री होगी उनकी जब बैल होने वाली होगी, है ना। तो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, तभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जा सकता है। देन यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने बात की थी कि आप अकेले बंदे सबको कमांड दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर, जिससे सबको पता है कि किसके इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है या कौन हमें ये सारी चीज़ें बताएगा। तो इससे क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड फेयोल के अकॉर्डिंग जो भी सुपरवाइजर्स हैं उनके ऊपर एक हेड होना चाहिए, जो आपके जितने भी आपके टीम वर्क हो गए या को आपके मैनेजर्स होंगे, उन सबके ऊपर एक ही सुपरवाइज़र हो जो उन्हें कमांड दे, ताकि उन्हें ये क्लियर रहे कि उन्हें किससे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, किससे उन्हें कमांड मिलेगी और किसकी कमांड को उन्हें फॉलो करना है, राइट। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है एक ही रास्ते पर चलना। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में ये कोशिश की जाती है, किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि उन एम्प्लॉयज़ से एक ही डायरेक्शन में काम कराया जाए, ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव कर सके, है ना। सभी को एक ही डायरेक्शन की तरफ भेजा जाए। जैसे यहाँ पर हमने बात की थी कि केक डेकोरेशन, डिनर, गिफ्ट, ये सारे जो काम किए गए थे वो किसके लिए थे, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। इन सभी का अपनी जगह इम्पॉर्टेंट रोल है बर्थडे सेलिब्रेशन में, है ना। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो एक ही ये होगा, एक ही दिशा में होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज ना हो कि उन्हें करना क्या है ना। उनकी दिशा क्लियर होनी चाहिए। अब दिशा यहाँ कोई लड़की नहीं है, तो दिशा का मतलब होता है कि ये डायरेक्शन किस फेवर में उन्हें काम करना है वो। नेक्स्ट आ गया आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये हम बात कर रहे थे कि आई को रिप्लेस करना है वी को। सारे दोस्तों ने अपना अपना पर्सनल काम छोड़ा और आपके पापा के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयारी की। ये था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तभी कहीं ना कहीं उनका भी अपनी ग्रोथ होगी ना। तो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़कर उन्हें फर्म के बारे में सोचना होगा, ठीक है। देन आ जाता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आप उन्हें उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्हें पे करें, ठीक है, जिससे आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे और पूरे एफर्ट के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, राइट। अगर ऐसा है कि आपने वैसे तो मैनेजर बनाया हुआ है, पोस्ट मैनेजर की है, लेकिन सैलरी उसकी क्लर्क वाली है, तो वो क्या फुल पोटेंशियल के साथ काम करेगा? नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी आपकी कंपनी को स्विच करे, किसी नई कंपनी में ज्वाइन करे, है ना। तो हमें लोगों को, हमें एम्प्लॉयज़ को उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी उन्हें देनी होगी, ताकि वो पोटेंशियल और पूरे एफर्ट के साथ काम करें। देन आ जाएगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन वन हैंड, एक के हाथ में पावर होना, और डिसेंट्रलाइजेशन जब उस पावर को शेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी अपना ये मुट्ठी बनाई हुई है, तो ये है सेंट्रलाइजेशन। अब मैंने इसे खोल दिया तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। जब पावर एक के पास थी तो सेंट्रलाइजेशन, अब पावर को मैंने डिवाइड कर दिया, फिंगर्स के पास पावर आ गई है, अब ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, ना तो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन से काम चलता है, ना प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन से काम चलता है। तो हमें एक ऐसा रेशियो बनाना है कि कहाँ सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, कहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया कि गिफ्ट और वेन्यू, कहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करना है और क्या गिफ्ट देना है, ये डिसाइड आप कर रहे हैं। बाकी चीज़ों के लिए आपने अपने फ्रेंड्स को रिलायबिलिटी दी हुई थी, उन्हें अथॉरिटी दी हुई थी कि वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं ना। तो ऐसे ही कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सोचा जाता है कि जहाँ सीक्रेसी की ज़रूरत है, वहाँ पर केवल टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, और जहाँ पर आपको लगता है कि सीक्रेसी की ज़रूरत नहीं है, आप पावर शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ किया जाता है। तो दोनों का एक ऐसा रेशियो
जिससे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को आप यूज़ कर सकें। ऐसे एक रेशियो बनाया जाता है फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जहाँ सीक्रेट्स की ज़रूरत है वहाँ सीक्रेट्स आपके बरकरार रहे, और जहाँ आपको सीक्रेट्स की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको लगता है कि आप अथॉरिटी दे सकते हैं, डिसीज़न लेने की पावर शेयर कर सकते हैं, वहाँ आप डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब कम्युनिकेशन चैनल। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि अगर आपको सी से कोई बात करनी होगी तो आप ए को बता देंगे, ए उस बात को आगे सी तक फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पर सेम डी तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो आप बी को बताएंगे, बी का काम है आगे डी तक शेयर करना। तो ऐसे ही कंपनी में भी एक चेन बनी होती है। चेन के अकॉर्डिंग ही कोई भी प्रोसेस, कोई भी कम्युनिकेशन आगे काम करता है। डी सी को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन डी को देनी है तो वो इन्फॉर्मेशन पहले ए के पास जाएगी, ए से फिर वो मेन पर्सन के पास जाएगी, उससे फिर बी के पास, बी से तब डी के पास आएगा, तब डी के पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी। ऐसा क्यों होता है, क्यों स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? इसमें र्यूमर्स को पकड़ना बहुत ईजी होता है। मतलब अगर फॉर्म में कोई भी र्यूमर क्रिएट हो गया है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि वो र्यूमर कहाँ से शुरू हुआ है ना, वहाँ से ये उसका सोर्स का पता लगाना बहुत ईजी होता है स्केलर चेन में। तो इसीलिए स्केलर चेन फॉलो किया जाता है, और इससे एक सिस्टमेटिक वे में कोई अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा, और एक सिस्टमेटिक वे में, और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, है ना। कंपनी में फॉर एग्जांपल सी को कोई बात यहाँ तक पहुँचानी थी या डी तक पहुँचानी है तो वो लिमिट की ही बात करेगा या उतनी ही बात करेगा जितनी ज़रूरत हो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, और आप र्यूमर्स का सोर्स पता कर सकते हैं। यहाँ ईजी होता है र्यूमर का सोर्स पता करना स्केलर चेन में। बट हाँ, अगर कंपनी को लगता है कि कहीं पर आपका इमरजेंसी सिचुएशन है या एक दूसरे से बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था सेम लेवल पर, तो वहाँ इस चेन को ब्रेक करने की परमिशन दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक, जिसकी हमने बात की थी, गैंग प्लैंक। अगर ए को कोई इन्फॉर्मेशन बी को देनी थी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इतना आप इस चैनल को फॉलो नहीं कर सकते, इमरजेंसी बेसिस पर है, तो आप सीधे बी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सेम लेवल पर पॉसिबल होता है, जिसे ही हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑर्डर। ऑर्डर या सीक्वेंस। ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस, कि हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर जगह फिक्स हो, है ना। जैसे पापा को कभी किचन में भेज दो चाय बनाने के लिए, तो कुछ के पापा तो ऐसे होंगे जिनको चाय बनानी आती ही नहीं होगी, बट कुछ के फादर होंगे ऐसे जिन्हें चाय बनानी आती भी होगी, तो वो क्या करेंगे, किचन से चिल्लाते रहेंगे मम्मा के लिए, अरे चाय कहाँ रखी है, अरे पत्ती कहाँ रखी है, अरे चीनी कहाँ रखी है ना, चाय पत्ती कहाँ रखी है, चीनी कहाँ रखी है, अदरक कहाँ पर है। तो इसमें क्या होगा, वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सीक्वेंस में नहीं रखे थे, बट वो किचन में पहली बार गए थे। तो यहाँ हमारा मतलब है सीक्वेंस में रखना, पर्टिकुलर जगह पर रखना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी कुछ दिनों के लिए बाहर के आ गई, 2 दिनों के लिए बाहर के आ गई, किचन को आपने बिल्कुल जस्ट अजीबोगरीब बना दिया, कौन सा सामान कहाँ रखा है कुछ पता ही नहीं, मम्मा ढूंढ रही हैं सारे में, है ना। तो क्योंकि मम्मा तो पहले सीक्वेंस में रखती थी, एक पर्टिकुलर जगह पर रखती थी कि अच्छा यहाँ पर हमें ये रखना है ना। वापस आकर देखा तो वो तो चीज़ें ही गायब हो गई, पापा ने तो पूरा ही किचन को चेंज कर डाला, पापा ने और आपने मिलकर ना। तो यहाँ ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर जगह हो हर चीज़ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में अगर आप हैं, स्कूल में टीचर्स के जो आपका सब्स्टिट्यूट टीचर लगाता है, दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट में जो भी टीचर था या कोऑर्डिनेटर था जो टीचर्स का सब्स्टिट्यूट लगाता है, अगर वो एब्सेंट है तो अब उनको कोई फिक्स प्लेस नहीं है कि कहाँ पर है भाई वो टीचर कहाँ बैठते हैं ना, उनको कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं दी गई है, उनको कोई पर्टिकुलर कोई भी उनका ऐसा नहीं था कि कोई केबिन दिया गया हो कि जहाँ वो जाके टीचर बैठ सकते हैं। उनसे बोला गया था कि जहाँ आपको जगह दिखाई दे, लाइब्रेरी हो तो लाइब्रेरी में बैठ जाना, स्टाफ रूम हो तो स्टाफ रूम में बैठ जाना, राइट। तो ऐसा कोई फिक्स प्लेस नहीं था। अब 11th क्लास 12th क्लास में या 11th क्लास में कोई टीचर एब्सेंट थी, मॉनिटर से बोला गया जाइए सब्स्टिट्यूट देख के आइए, किसका सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूशन किसका लगा है। अब वो बच्चा घूम रहा है इधर उधर, बच्चे को तो वैसे ही बहाना मिल गया, पूरे स्कूल का राउंड लगाएगा तब जाके तो वो टीचर को ढूंढेगा, और वैसे भी टीचर को ढूंढने का तो बहाना होता है, पूरा पीरियड निकालना होता है बच्चे को। तो घूमा, पर उसे तो ये पता था कि आज टीचर स्टाफ रूम में बैठने वाले है, स्टाफ रूम में उसने देखा नहीं है, अरे मज़े आ गए, कौन टीचर को ढूंढे। अब फिर से घूमना शुरू, और इतने में पता चला कि प्रिंसिपल राउंड पर थी, डांट पड़ गई कि सब्स्टिट्यूशन टीचर नहीं मिला। अब आपने बोल दिया कि मैम मैं तो स्टाफ रूम गया था लेकिन वहाँ पर मुझे टीचर नहीं दिखाई दी, तो मैं किससे पूछता ना। बट अगर ऐसा फिक्स प्लेस होता कि या तो स्टाफ रूम में ही वो टीचर मिलेंगी या उनका पर्टिकुलर अपना एक
रूम है, स्कूल में एक पर्टिकुलर क्लास उन्हें मिली हुई है, या एक लैब पर्टिकुलर उन्हें मिली हुई है, या फिर उनका अपना एक पर्सनल रूम बना हुआ है, तो आप वहाँ जा सकते थे, वहाँ जाके पता कर सकते थे। वो दूसरी बात है कि आपको नहीं जाना था, नहीं पता करना था ना, वो दूसरी बात है। बट अगर आपको पता करना होता तो आप पर्टिकुलर जगह पर जाते और वहाँ जाकर सब्स्टिट्यूशन पूछ कर आ जाते, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपनी भी ऐसे ही एक कंपनी में भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनस का, कि जो भी एम्प्लॉय आपके काम कर रहे हैं उनकी एक पर्टिकुलर जगह हो, फिक्स जगह हो उनके बैठने की, उनके काम करने की, सेम मैन एंड मटेरियल, सभी की मटेरियल जो भी है, मशीनें हैं, टूल्स हैं, उनका भी एक फिक्स प्लेस हो कि कहाँ पर उन्हें रखना है, या अगर आपको कुछ ढूंढना है तो वो कहाँ मिलेगा, आपको उस चीज़ के बारे में पता हो, जिससे टाइम डिले नहीं होता, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ना। अब ये तो एग्जाम्पल में तो बच्चे की मर्जी थी, पूरा स्कूल घूमना था, उसे तो ढूंढना ही नहीं था। बट अगर सच में किसी को ढूंढना हुआ तो तब भी वो नहीं ढूंढ पाएगा ना। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में वो जो एम्प्लॉयज़ है वो घूमते रह जाएंगे कि कहाँ उन्हें बैठ के काम करना है, या फिर कहाँ टूल्स रखे होंगे, कहाँ से उन्हें वो टूल्स ढूंढने होंगे। तो ये ऑर्डर एंड सीक्वेंस, मतलब हर चीज़ का एक पर्टिकुलर फिक्स प्लेस हो। देन इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है समानता, सबको इक्वल ट्रीट करना। तो इक्वल ट्रीट करना है यहाँ पर। देखिए मेरी ड्राइंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही होता है ना, तराजू, है ना, सबको बराबर इक्वल ट्रीट करना। तो यहाँ पर चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, चाहे कोई इंडियन हो, चाहे कोई आउटसाइडर हो, चाहे किसी को इंग्लिश ना आती हो, चाहे कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हो, उनको इक्वल ट्रीट करना है। अगर आपने कंपनी में किसी को जॉब दी है, एम्प्लॉयज़ को जॉब दी है, सेम लेवल पर अगर वो काम कर रहे हैं तो सेम ही ट्रीटमेंट उन्हें देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि बॉयज़ काम कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा सैलरी दे दी, गर्ल्स काम कर रही थी तो उन्हें कम सैलरी दी। अगर काम दोनों का सेम है तो सैलरी भी दोनों की सेम होगी, है ना। या फिर अगर दोनों की पोजीशन सेम है तो उनके साथ ट्रीटमेंट भी सेम होगा। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के जेंडर के बेसिस पर, किसी के सेक्स के बेसिस पर, किसी के कलर के बेसिस पर, किसी की कास्ट के बेसिस पर, किसी की फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबल हम बोलते हैं ना, पानी जब बहता हो, एक तो होता है बहता हुआ पानी, एक हो गया बाल्टी में भर लिया तो स्टेबल हो गया ना। स्टेबिलिटी मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़, जो वर्कर्स हैं, उनको स्टेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस करता है, जल्दी नया फ्रेश क्राउड एम्प्लॉय करता है, तो उससे क्या होगा, उसे बार बार नए एम्प्लॉयज़ को सिखाना पड़ेगा काम, फिर उनसे काम कराना होगा, तो यहाँ टाइम और कॉस्ट दोनों की वेस्टेज होगी। इससे अच्छा है कि जो एम्प्लॉयज़ उसके पास है उन्हें कुछ दिनों के लिए कोशिश की जाए कि उन्हें रोक कर रखें, अपने एम्प्लॉयज़ को जाने ना दें ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आप किसी एम्प्लॉयज़ को नए एम्प्लॉय अगर आप भर्ती करते रहेंगे, नए एम्प्लॉयज़ को वैकेंसी निकालते रहेंगे, तो उनके ऊपर आपको बार बार आपको ट्रेनिंग उन्हें देनी होगी, उन्हें ट्रेन करना होगा, उनके ऊपर पैसे खर्च करने होंगे ना। लेकिन अगर पुराना स्टाफ होगा आपके पास तो वो अच्छे से फैमिलियर होगा आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ और अच्छे से काम करेगा। बट नए के साथ आपको वापस से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी पोजीशन के साथ भी होता है ये, और जॉब के साथ भी, मतलब जॉब सिक्योरिटी आप उन्हें दे, तभी वो आप एम्प्लॉय आपके साथ अच्छे से काम कर पाएगा। अगर आपने बोला एम्प्लॉय से कि भाई 2 महीने का है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद देखा जाएगा कि आपको परमानेंट किया जाए या ना किया जाए। अब 2 महीने तो हो गए लेकिन आपने भी उसको परमानेंट नहीं किया ना, तीसरा महीना चल रहा है, तो उस एम्प्लॉय के माइंड में वही रहेगा हमेशा कि मुझे परमानेंट करेंगे या नहीं, या निकाल तो नहीं देंगे, है ना। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए कुछ टाइम, जॉब सिक्योरिटी ज़रूर हो एम्प्लॉयज़ को। देन इनिशिएटिव मतलब अगर कोई एम्प्लॉय या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर आपको कोई सजेशन दे रहा है, कोई इनिशिएटिव ले रहा है, कोई आइडिया आपको दे रहा है, तो आप उस आइडिया को सुने, और अगर लगता है कि आप इस आइडिया से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो सकता है तो इसे इम्प्लीमेंट भी करें। तो एम्प्लॉयज़ को हमेशा ये ऑप्शन देना चाहिए कि वो आगे आकर बढ़ चढ़कर आपके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करें, और अगर आपको लगता है आइडियाज़ वाकई काम का है तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी करें। अब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय भी मोटिवेट हो जाता है, वो भी खुश हो के आपके पास आएगा नए आइडियाज़ लेकर, नए तरीके से कैसे काम कर सकते हैं, कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने केवल बाउंड कर दिया कि नहीं जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं केवल वही आपको करने हैं, तो ऐसे में आप काम नहीं कर पाएंगे ना।
ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब टीम वर्क में काम कराना। तो यहाँ पर हमें टीम वर्क में काम कराना है। टीम वर्क मतलब एक जो भी आपको टास्क देना है वो एक टीम को देना है, उस टीम की हेल्प से आपको वो काम कराना है, इंडिविजुअली काम नहीं कराना। इससे क्या होता है, टीम स्पिरिट बढ़ती है, लोग एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करते हैं, वो टीम भावना आ जाती है ना। तो यहाँ पर भावना कोई लड़की नहीं है, वो फीलिंग है ना। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, मतलब टीम वर्क काम कराना, टीम स्पिरिट उनके अंदर जागृत करना। जागृत भी कोई लड़की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ टीम वर्क में काम कराना है। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स। ये सारे प्रिंसिपल्स थे हमारे जिनके बारे में आज हमने देखा कि 14 प्रिंसिपल्स, फियोल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, इन सबको हमने स्टोरी से रिलेट करके देखा कि क्या ये प्रिंसिपल्स होते हैं और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेंगे किसी भी गोल को अचीव करने में। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है और इन प्रिंसिपल्स को किसने दिया? हेनरी फियोल, जिनको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, है ना। इनके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जहाँ पर दोनों को हम कंपेयर करेंगे, हेनरी फियोल एंड FW टेलर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे FW टेलर के प्रिंसिपल्स की। आई होप आज की वीडियो में आपको ये सारे प्रिंसिपल्स समझ में आए, अच्छे से आपको ये क्लियर हुआ। एक जो स्टोरी आपको बताई थी वो आपके माइंड में हमेशा रहेगी। और आप चाहें तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, आप ये करके भी देख सकते हैं, आप कर भी चुके होंगे, बस उसको रिलेट करना है प्रिंसिपल्स के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक को एक ईजी और फनी वे में समझने के लिए। तब तक के लिए मिलते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको पता चल जाए जैसे ही नई वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द। टिल देन बाय।